हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार के बारे में बता रखा है, सरकार क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में या हर जगह आप देखते होंगे गवर्नमेंट का नाम ज़रूर होता है। गवर्नमेंट यानी उसको हम हिंदी में सरकार बोलते हैं। तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, हर देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? जिससे सही निर्णय लिए जा सकें देश के लिए और काफ़ी सही सही चीज़ें हो सके हमारे देश में। और रूल्स वगैरह भी गवर्नमेंट ही बनाती है। और डिसीजंस कौन कौन से लेती है वो निर्णय, जैसे कि लिए देखिए, रोड बनाना, स्कूल बनाना, और ऑनियंस यानी जो हमारी प्याज होती है उनके दाम कभी कभी बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं वो ज़्यादा, तो उनके दाम को कम करवाना। और काफ़ी सारे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज़ करना। और गवर्नमेंट काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पर भी एक्शन लेती है, जैसे कि देखिए, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए काफ़ी वो प्रोग्राम्स चलाती है ना, और उनकी हेल्प करती है। इट डज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स और भी हैं, जैसे कि लिए पोस्ट ऑफिस जो है उसे ढंग से मैनेज करना, रेलवे सर्विस वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के ही काम होते हैं। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट संभालती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो देखिए, जो गवर्नमेंट है वो हमारी बाउंड्रीज, जो देश को बचाती है दूसरे देशों से, जो हमारे देश की बाउंड्रीज है उन पे जो सैनिक वगैरह खड़े होते हैं वो, है ना, इन सबको अच्छी तरीके से मेंटेन करना और रिलेशंस बना के रखना, अच्छे संबंध बना के रखना आसपास के पड़ोसी देशों से। और ये सब रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। सारे लोगों को ध्यान रखना कि सबके पास खाने के लिए खाना है, और सबके सबके यहाँ फैसिलिटीज़ पहुँचाना, और ये देखना कि सबकी हेल्थ कैसी है। वन देयर इज़ नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और अर्थक्वेक, इट इज़ गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। तो देखिए, कई जगहों पर अचानक से सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, काफ़ी कुछ हो जाता है ना। तो अचानक से जो लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, घर वर जल जाते हैं, उनको सही करवाना, और एड यानी जो एम्बुलेंस वगैरह होती है वो भी गवर्नमेंट का काम होता है। अफेक्टेड पीपल, जो लोग उन्हें कुछ नुकसान हो जाए तो उनको असिस्टेंस करना, ये सब गवर्नमेंट का वर्क होता है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, कोई क्राइम कर दिया किसी ने, तो आप उन लोगों को क्या करेंगे, लोगों को जेल ले जाया जाएगा। जेल से लड़ने से पहले हम कोर्ट ले जाते हैं, जैसे किसी ने क्राइम किया है। और देखिए, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट या किसी ने कुछ गलत काम किया, क्राइम किया, तो वो कोर्ट जाता है। कोर्ट कोर्ट क्या होती है? कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, गवर्नमेंट की ही कोर्ट होती है, सरकार का ही हिस्सा होता है। फेरप्स यानी शायद आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतना सब एक साथ कैसे करती है, तो वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और ये सब करना उसके लिए ज़रूरत क्यों है उसकी, मतलब वो उसके लिए क्यों ज़रूरत है कि वो इतना सब करे। तो देखिए, जब ह्यूमन बींग्स यानी जो इंसान होते हैं वो रहते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं इंसानों की, और उससे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे, भारत पेट्रोलियम, ये सारे गवर्नमेंट की ही तो चीज़ें हैं। ये जो चल रही हैं अभी हमारे देश में, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ रूल्स भी बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट बनाती है जो कि हर कोई उसे अप्लाई करे। यानी काफ़ी रूल्स है गवर्नमेंट के, उन सबको हमें मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। फॉर एग्जांपल, जो गवर्नमेंट है उसका एक कर्तव्य बनता है कि सारे रिसोर्सेज वो कंट्रोल में रखे और पूरी कंट्री को एकदम सेफ रखे, जिससे पीपल भी सिक्योर फील कर सकें, सेफ फील कर सकें। गवर्नमेंट डू दिस बिहाफ ऑन देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो देखिए, ये सारे काम होते हैं, पीपल ही ये सारे काम करवाते हैं। देखिए, जो पीपल होते हैं वो वोट कर कर ही अपना जो गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी होता है, नेता वगैरह, वो चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता बन जाता है, पीपल ही तो इलेक्शन में चुनाव करते हैं, उसके बाद वोट कर कर बनाते हैं। अब है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। अब देखिए, एक ही गवर्नमेंट सब तो नहीं संभाल पाएगी, तो गवर्नमेंट के भी काफ़ी लेवल्स होते हैं, काफ़ी स्टेजेस होती हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट संभालती है। अब गवर्नमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करती है। 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के काम करने के। पहला होता है हमारा लोकल लेवल, ठीक है, लोकल लेवल हो गया। उसके बाद स्टेट लेवल हो गया। उसके बाद आ जाता है नेशनल लेवल, ठीक है, राइट।
यस। तो देखिए लोकल, स्टेट और नेशनल, ये 3 हमारे लेवल हो जाते हैं, इनको आपको याद में रखना है। जो नेशनल लेवल होती है ना, उसको हम सेंट्रल लेवल भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 लेवल है, लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द लेवल नेशनल लेवल हो गई। तो देखिए लोकल लेवल क्या होती है, लोकल लेवल जैसे आपके गांव हो गए और हमारा ज़िले हो गए, इन सब का ध्यान लोकल लेवल रखती है। गांव, ज़िले, टाउन, लोकेलिटी, वही ज़िले और गांव, इनका ध्यान रखती है लोकल लेवल। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा अगर हम देखें तो ये आ जाता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल ध्यान रखती है जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट हो गया, इंडिया में कई सारे स्टेट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो स्टेट्स का ध्यान क्या रखती है, स्टेट लेवल। ओके, स्टेट लेवल वाली जो गवर्नमेंट है वो स्टेट्स वगैरह का ध्यान रखती है। तो उनमें सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट स्टेट लेवल वाली देखती है। विच कवर्स एन एंटायर स्टेट, वो पूरे एक स्टेट को देखती है। लाइक हरियाणा हो गया, असम हो गया, है ना, हरियाणा या असम, इनमें से एक स्टेट को हो गया, स्टेट लेवल देख लेगी। उसके बाद आता है हमारा नेशनल लेवल। हमने 3 लेवल पढ़े, लोकल लेवल जिले या गांव को देखने वाली, स्टेट लेवल पूरा जो एक स्टेट होता है उसको देखने वाली, उसके बाद नेशनल लेवल। नेशनल लेवल क्या होती है, पूरी कंट्री को देखने वाली, पूरा जो इंडिया है उसका ध्यान कौन रखती है, नेशनल लेवल रखती है। अब देखिए जो लोकल लेवल होती है उसमें तो सारे नेता वगैरह ऐसे आ जाते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल में सीएम आ जाते हैं, और नेशनल लेवल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ जाते हैं, राइट। ठीक है, तो नेशनल लेवल वाली किसका ध्यान रखती है, पूरी कंट्री का ध्यान रखती है। तो अब आगे जैसे इस बुक में आप आगे क्या पढ़ेंगे कि सारे लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेवल्स तो अब अभी आपने पढ़ लिए, और डीपली पढ़ेंगे लेवल्स के बारे में कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। और अगर आप 7th 8th क्लास में जब आ जाएंगे तब आप गवर्नमेंट के फंक्शंस देखेंगे, सभी गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेवल के, नेशनल लेवल के, सभी गवर्नमेंट का फंक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस चैप्टर में तो इतना ही है। 3 लेवल होती हैं, आपको इसी को ध्यान में रखना है। पहली लेवल कौन सी, लोकल लेवल, नेशनल लेवल, और नहीं लोकल लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये लाइन वाइज आप ध्यान रखिए, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं, और बाकी आप आगे इनके फंक्शंस अगली क्लासेस में जानेंगे। अब देखिए ये इंडिया में पूरा मैप दे रखा है, किसका, इंडिया में जितने भी सारे ज़िले हैं स्टेट्स में, उन सबका यहाँ पर मैप दे रखा है। तो आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी होगा, सिविक्स की बुक्स आप देख लेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ज़िले हैं। इन सभी ज़िले का ध्यान कौन सी हमने गवर्नमेंट पढ़ी थी, लोकल लेवल की गवर्नमेंट ज़िले वगैरह का ध्यान रखती है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे आप ज़िले पढ़ सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी हैं। उसके बाद देखिए लॉज एंड गवर्नमेंट, हम कानून और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, गवर्नमेंट नियम बनाती है, कानून बनाती है, और जो भी हमारे देश का नागरिक है, जो भी हमारे देश में रहता है, उस सभी को ये सारे फॉलो करने होते हैं। ये ही गवर्नमेंट का एक वे है, एक फंक्शन है, ये तो होता ही है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। तो देखिए for example, there is a law that says all persons driving a motor must have a license. Any person caught driving a vehicle without license can either be jailed or fined a large sum of money. हाँ, तो जैसा गवर्नमेंट के पास ये तो ताकत होती है कि वो रूल बना सकती है, कोई नियम बना सकती है जिसे लोग फॉलो करेंगे, और इसी के साथ साथ जो सरकार होती है उसके पास ये भी ताकत होती है कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे वो सज़ा देगी। फॉर एग्जांपल दे रखा है, एक हमारा नियम है पूरे देश का कि जो भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी चलाते समय उसके पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा और अगर उसे पुलिस पकड़ लेती है तो क्या होता है, पुलिस जब उसका चेक करती है तो पुलिस चेक करेगी तो उसके पास लाइसेंस अगर नहीं मिलेगा तो उस आदमी को जेल हो सकती है या उससे काफ़ी पैसे लिए जा सकते हैं एज अ पनिशमेंट तौर पर। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इट इज़ नॉट मच यूज़। अगर वो सज़ा नहीं देगी तो गवर्नमेंट का पावर बनाने का क्या मतलब देखिए, अगर कानून नहीं होंगे तो गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा, सारे जो लोग हैं, इंसान हैं, वो तो गलत काम करते जाएंगे। इसलिए सरकार नियम बनाती है और उन्हें सजा भी मिलती है जिस वजह से लोग कम से कम ऐसे गलत काम करते हैं। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. Yes, अब जैसे गवर्नमेंट जो भी
एक्शंस लेती है। इसी के साथ साथ जो लोग होते हैं, आम लोग जो होते हैं, उनका भी वो हक बनता है कि वो भी कोई लॉ ले सकते हैं। लाइक देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको सही पता चल जाएगा। अगर कोई पर्सन है, उसे लग रहा है कि उसे कंपनी में किसी जॉब पे इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि उसका जो धर्म है वो अलग है, या उसकी कास्ट लो है, या फिर वो बॉय है या गर्ल है, या इन चीज़ों की वजह से उसे जॉब पे नहीं लिया जा रहा। और देखिए, हमने पिछले के चैप्टर्स में पढ़ ही चुका है कि किसी के कास्ट को लेके जॉब पे ना रखना, ये सब तो अब हट चुका है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख चुका है कि कास्ट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अभी भी ये जो इंडिया है उसमें ऐसे काम हो रहे हैं, और जो हमारा लॉ है, जो कानून है, उसके खिलाफ काम हो रहे हैं किसी के साथ, तो वो जा सकता है कोर्ट में, बता सकता है कि मेरे साथ ये गलत काम किया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है, कानून में ये सारी चीज़ नहीं है। तो जो कोर्ट होगी वो बताएगी कि क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, तो कोई आदमी के साथ भी गलत काम हो रहा है कानून के खिलाफ, तो वो जाकर आराम से कोर्ट में बता सकता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने सारे टाइप्स होते हैं, देखिए। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन इन्फोर्स लॉज। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसे कौन पावर देता है डिसीजन लेने के लिए या फिर लॉज, कानून बनाने के लिए? सिंपल है, बहुत सिंपल आंसर है, ज़रा सोचिए। कौन देता है पावर? पीपल, इंसान उसे पावर देते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट कौन बनाता है? लोग ही तो बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लोग ही जो वोटिंग कर कर इलेक्शन में पार्ट लेकर वोट कर कर ही अपना नेता चुनते हैं, अपना पीएम या कोई भी चुनते हैं, और फिर गवर्नमेंट बनती है। किसी भी एक पार्टी में जाकर गवर्नमेंट बन जाती है और उसके बाद वो डिसीजन लेती है। तो लोग ही उसे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बन जाए और कोई भी ऐसे डिसीजन ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन अ डेमोक्रेसी, अब हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। जैसे हम लोग ने वोट किया और गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई, जिससे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर पाएगी? गवर्नमेंट बन जाएगी। जैसे कोई पीपल वोट करते हैं, इलेक्शन वोट करते हैं, इलेक्शन में पीपल ही गवर्नमेंट बनाते हैं एक तरीके से, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो पीपल ही गवर्नमेंट बनाते हैं अपनी तरीके से वोटिंग कर कर, है ना। वोटिंग कर कर हम ही गवर्नमेंट को बनाते हैं, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, राइट। तो ये तो यहीं पर यही सब लिखा है। इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसे बताना पड़ता है कि मैं ये काम इस तरीके से कर रहा हूँ या कर रहे हैं हम लोग, और ये सारा काम हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो डिसीजंस जो भी वो लेंगे वो पीपल को पहले बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, इसकी तरीके से कर रहे हैं। अब दूसरी गवर्नमेंट कौन सी टाइप की होती है? मोनार्की। दूसरी गवर्नमेंट होती है मोनार्की की। एक तो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ ली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो कि हम ही लोग बनाते हैं जिसको इलेक्शन के द्वारा, और वो सारे काम जो भी करती है एक्सप्लेन कर करती है, राइट। मोनार्की गवर्नमेंट क्या होते हैं? राजा और रानियाँ, इनको हम मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं। इनके पास पावर तो होती है डिसीजन लेने की, और वही गवर्नमेंट चलाते हैं, राजा और रानी। ये जो मोनार्की होती है ना, और जैसे कोई भी लोग, मंत्री लोग जो राजा के दरबारी होते हैं, वो आपस में छोटे छोटे बातों का मैटर डिस्कस करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, राजा का जो महल होता है उसमें दरबारी वगैरह, हम कह सकते हैं कि लोग, छोटे छोटे लोग, वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो लेता है वो वही लेता है, मोनार्की ही लेता है। मोनार्की यानी राजा या रानी ही लेती हैं। डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। देखिए, और डेमोक्रेसी में तो मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट लेती है डिसीजन वो पहले बताती है, लेकिन राजा और रानी ऐसा कुछ नहीं करते, यूं ही कर लेते हैं डिसीजन को, यूं ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है मोनार्की। मोनार्की मतलब बिना कुछ बताए डिसीजन ले लेना। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? किंग या क्वीन की बात हो रही है ये मोनार्की में। ठीक है, किंग या फिर क्वीन हो गई हमारी। ठीक है, तो इसको हम मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं। मोनार्की गवर्नमेंट के अलावा हमने दूसरी गवर्नमेंट पढ़ी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट सबसे पहले हम ही लोग बनाते हैं, और गवर्नमेंट सारी चीज़ें जो भी करेगी वो एक्शंस के मतलब समझा कर करेगी कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। तो ये हो गया डिफरेंस मोनार्की गवर्नमेंट में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, राइट। आपको आई होप समझ आया होगा। तो देखो, यहाँ पिक्चर दे रखी है राजा महाराजाओं की ऐसे होते थे मोनार्की गवर्नमेंट के लोग। तो अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा और। तो देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि देखिए, कोई भी हो वो मतलब इंसान की वोटिंग पर ही
बने गवर्नमेंट, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब देखिए इंडिया भी एक डेमोक्रेसी कंट्री है। जो लोग हैं यहाँ के वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग से ही हमारा जो है गवर्नमेंट चुनी जाती है, वोटिंग से ही नेता चुना जाता है, वोटिंग से पीएम, वोटिंग से सीएम, ये सब चुने जाते हैं। तो देखिए इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में लोग ही चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट को। ये इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा ही चुनी गई हो। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और ये अचीवमेंट, ये चीज़ लोग कब ले पाए हैं, बहुत लंबे समय तक लोगों ने स्ट्रगल की है। इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन पाई है। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies। ऐसी कई सारे जगह हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अब आप समझ गए होंगे द मेन फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। यानी डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, क्योंकि लोगों के पास पावर होती है, लोग अपने हिसाब से गवर्नमेंट चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाता है राजा एक तरीके से, मतलब पीएम या हमारा गवर्नमेंट कोई भी नहीं बनता। डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, लोग ही गवर्नमेंट चुनते हैं। तो बहुत क्लियर है, आप बस ये समझिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसे इंसानों ने ही खुद वोट कर कर चुना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए have democracies, you know that the main future of democracy is that people have the power to elect their leader। So in a sense of democracy is the rule by the people। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल है। बहुत सिंपल है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, यानी लोगों का शासन, लोगों का ही रूल है, क्योंकि लोग अपनी गवर्नमेंट खुद से ही चुनते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अवर टाइम्स आर यूजली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो जो डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट है उसको अभी हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान को वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। कोई इंसान तो खुद जाकर नेता नहीं बनता, वो चुनता है और एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर जाती है, जिसको भी चुना जाता है। जैसे हमने वोटिंग की और एक को चुन लिया, तो एक तरीके से लोगों की, एक तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को, है ना। इस तरीके से इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, नेता चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन करके। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब नेता वगैरह होते हैं, वो मिलते हैं मीट एंड डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। और जो लोग नेता को चुनते हैं, हम लोग नेता को चुनते हैं, और जो नेता होते हैं वो डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी इंडिया की जो कंट्री है उसके लिए डिसीजंस लेते हैं, सही। और दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज दैट इट नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। देखिए अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी बन जाती है बिना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को वो किए, मतलब बिना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को यूज़ किए वो बन जाती है गवर्नमेंट, तो उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। अब हम इसे डीपली पढ़ते हैं क्या है ये सब। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब बस यही है कि जितने भी अडल्ट हैं, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, अनपढ़ हों या कैसे भी हों, वुमेन हो मैन हो, किसी से भी मतलब नहीं पड़ता, बस वो देश के नागरिक होने चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन चाहे कैसे भी हों, कास्ट उनकी, रिलीजन्स की, ये सब नहीं देखा जाएगा, बस वो 18+ होने चाहिए। और 18+ का जो भी नागरिक है देश का, भारत का, पूरे भारत में जो भी 18+, वो वोट देने का अधिकार उसे होना चाहिए। और अब तो है ही, लेकिन पहले क्या होता था, हमेशा से ये अधिकार नहीं है। पहले देखिए क्या हुआ था, हम पढ़ते हैं, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in election? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि पिछले टाइम पे जो गवर्नमेंट होती थी वो औरत हो गई, वुमेन हो गई, औरतों को और गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को जो इलेक्शन है, जो वोट है, वो करना नहीं देती थी, चुनाव नहीं करने देती थी। इन दियर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु owned प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड नो वोट टू वोट। तो देखिए पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करती थी जो कि मैन है और उनकी प्रॉपर्टी है
और वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती थी कि हाँ भाई आप वोट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है और आप पढ़े लिखे और आप आदमी हैं। वुमेन वोट नहीं करेंगी चाहे वो कैसे भी हों, गरीब लोग वोट नहीं करेंगे और अनपढ़ लोग वोट नहीं करेंगे चाहे वो 18 से बड़े हों या ना हो। ठीक है, तो ये पहले का नियम था। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब यही हो गया, औरतें, गरीब लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता था चुनाव के लिए। कंट्री जो थी उसकी यही रूल्स रेगुलेशन थे और बस कुछ ही जो आदमी थे वो ये वोटिंग कर पाते थे। ठीक है, in India before independence only a small minority was allowed to vote and they therefore come together to determine the fate of the majority। और देखिए इंडिया में आज़ादी से पहले की ये बात हो रही है, काफ़ी पुरानी बात है, आज़ादी से पहले की जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, आज़ादी से पहले ना बहुत ही कम लोग वोट करने के लायक थे, बहुत ही कम लोग, जैसे आदमियों को ही वोट करने का अधिकार था। आदमियों में भी वो गिने चुने लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो पढ़े लिखे हैं वही लोग वोट करते थे और वही लोग बताते थे कि हाँ ये हमारी सरकार बनेगी। Several people including Gandhi जी were shocked at the unfairness of the practice and demanded that all adults have the right to vote। कुछ लोग जो कि इससे कुछ लोग और गांधी जी भी खुद थे उनमें शामिल, जो लोग ऐसा सोचते थे कि ये गलत है, और हाँ गलत भी था। तो गांधी जी और काफ़ी लोग ऐसे थे जो ऐसा सोचते थे कि ये गलत है, 18 से बड़ों को वोट देने का अधिकार तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, औरत हो, पुअर हो, कोई भी हो, सबको अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 18 से प्लस, चाहे वो कोई भी हो, गरीब अमीर कोई भी हो, उसको अधिकार होना चाहिए वोट करने का। इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो एक यंग इंडिया जर्नल में गांधी जी ने लिखा भी है कि आई कॉन्ट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime being a poor man। तो गांधी जी ने लिखा भी है कि मैं इस आइडिया को नहीं समझ पाया, इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ है, शान शौकत है, उसे वोट करने का अधिकार है। जो पैसा कमाता है या फिर जो पढ़ा लिखा है वो तो वोट करेगा, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो है आदमी लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है और इसी की वजह से उसे वोट करने का अधिकार नहीं है, या फिर हम कहें कोई ऐसा आदमी जो कि बड़ी मेहनत करके, बड़ा पसीना वगैरह लगा के अपना एक पूरे दिन की रोज़ी रोटी कमाता है और बस इसीलिए कि वो गरीब है, इस क्राइम के लिए, इस अपराध के लिए उसे वोट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? तो गांधी जी ने ये लिखा है और ये काफ़ी सही भी बात है, वोट सबको करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखी है, ऐसे वोटिंग होती है रूरल एरियाज़ में। देखिए हाथों पर ये निशान हो जाते हैं। ठीक है, वोटिंग की एक पिक्चर है, इस तरीके से वोटिंग होती है। तो अब देखिए आगे, तो अब देखिए इस पेज नंबर पे ना ये बॉक्स रह गया था एक, और ये मैंने लास्ट में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर हम किसी और चीज़ टॉपिक की बात कर रहे थे, उसके बाद कोई और चीज़ आ जाती तो थोड़ा अजीब सा हो जाता। तो यहाँ पर देखिए वोट्स फॉर वुमेन, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वुमेन के लिए वोट का अधिकार नहीं था, तो उसके लिए ये बॉक्स दे रखा है कि वोट्स फॉर वुमेन, यानी वुमेन क्यों नहीं वोट कर सकती। वुमेन ने लड़ाई लड़ी थी कि हमें भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंड द पुअर मैन हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन। इन सब ने लड़ाई लड़ी थी पार्टिसिपेट करने के लिए, गवर्नमेंट में इलेक्शन लड़ने के लिए। वुमेन की जो स्ट्रगल है वोट की, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई, यानी पहली जब वर्ल्ड वार हुई थी, आई थिंक 1918 में हुई थी, ख़त्म हुई थी 1918 में, तो तब वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए? वोट्स फॉर वुमेन के लिए, कि हमें भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट, और इस मूवमेंट को, इस लड़ाई को हम कहते हैं वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट। और सफ्रेज का मतलब होता है यूजुअली राइट टू वोट, यानी वोट करने का अधिकार को हम सफ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, राइट। During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work, and that was earlier considered man's work। तो क्या हुआ, जब वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, तो काफ़ी आदमियों को लड़ने के लिए जाना पड़ा, घर में बची वुमेन, तो वुमेन को सारा काम करना पड़ा जो कि आदमी लोग किया करते थे। और जो भी आदमी का काम था वो एक वुमेन ने किया, काफ़ी वुमेन ने किया। तो काफ़ी वुमेन
सब कुछ करने लगी जो भी आदमी करते थे। और जब लोगों ने ये देखा तो उन्हें समझ आया कि वुमेन्स भी सब कर सकती हैं, और उन्होंने बेकार के स्टेरियोटाइप्स बना रखी हैं। उन्हें समझ आया कि हम लोगों ने फालतू की धारणा बना रखी है कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती काम, लेकिन ये सही नहीं है। स्टेरियोटाइप्स का मतलब हमने पढ़ा है, स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, लोगों के बारे में पहले से ये धारणा बना लेना कि ये तो ऐसा ही होगा, इसको हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। तो उन लोगों ने बेकार की धारणा बना रखी थी वुमेन के बारे में कि वो ये सब नहीं कर पाएंगी। सो वुमेन बिगिन टू बी सीइंग एज इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। लोगों ने देखा वुमेन तो डिसीजन भी ले रही हैं अच्छे से, वुमेन काम भी कर रही हैं अच्छे से, जो भी काम मैन करते हैं वो वुमेन कर रही हैं। द सफरेजिस्ट डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स। हियर दे क्लेम्ड themselves to railing in public places। और फिर इन लोगों ने क्या किया, वोट के अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ी सारे लोगों ने मिलकर, और कहा कि हाँ वुमेन को भी अपना वोट करने का अधिकार होना चाहिए। Many suffragists were imprisoned and went on hunger strikes and they had to be fed by force। कुछ लोगों को जेल हुई इस चक्कर में, कुछ लोगों ने भूख के रहकर स्ट्राइक पे रहे वो लोग, अमेरिकन वुमेन। और फिलहाल ये मतलब, और आखिरकार ये सब करने के बाद अमेरिका में वुमेन्स को मिल गया वोट करने का अधिकार 1920 में, और यूके में वोट करने का अधिकार 1928 में मिला। काफ़ी लेट मिला वैसे तो, लेकिन मिल गया फाइनली। ठीक है, अमेरिकन में कब मिला, अमेरिका में 1920 में, और यूके में 1928 में। ठीक है, तो ये पूरा हमने बॉक्स पढ़ा, इसमें हमें वोट्स फॉर वुमेन के बारे में पता चला कि वुमेन ने किस तरीके से अपने वोट का अधिकार मांगा। तो देखिए ये हमारा पूरा चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है, हमने इधर तक पढ़ लिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, देखिए यहाँ पर फिनिश हो गया। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, आप बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।